दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें वही क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपके लिए लाया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आगे भी आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ये सारा क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिया गया है। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे झारखंड सचिवालय, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या अन्य कोई एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, ये हम लोग का जो जनरल साइंस का जो सीरीज चल रहा है, इसका ये सेट नंबर 24 है। इसके पहले 23 सेट जो है वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो वे सभी वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का क्या रहने वाला है क्वेश्चंस, तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एरोबिक श्वसन क्या होता है ना। एरोबिक, जिसको हम लोग वायवीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो एरोबिक श्वसन मतलब क्या होता है, तो दोस्तों वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक श्वसन के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दोस्तों, एरोबिक श्वसन जो होता है यानी वायवीय श्वसन, इसमें भोजन का जो होता है यानी ग्लूकोज का एक तरह से ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लूकोज जो टूटता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसमें दोस्तों भारी मात्रा में ये ऊर्जा मुक्त किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन, मतलब एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज किया जाता है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऊर्जा कम मात्रा में रिलीज किया जाता है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निष्क्रिय गैसों का उपयोग खाद्य वस्तुओं के भंडारण के लिए किया जाता है, क्योंकि दोस्तों निष्क्रिय गैस का उपयोग, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गैस हैं जिसका खाद्य पदार्थ के भंडारण में किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो दोस्तों ये जो निष्क्रिय गैस हैं, ठीक है, निष्क्रिय गैस जो होते हैं वो भोजन के साथ जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि अगर आप बिना कोई इस तरह का सेफ्टी का, मतलब बिना निष्क्रिय गैस उसमें डाले हुए अगर कोई फूड को आप पैक कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है और भोजन खराब हो जाएगा। लेकिन जब निष्क्रिय गैस डाल देते हैं हम लोग उसमें, तो भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है वो रुक जाता है, वो लगभग नहीं होता है, तो जिसके कारण भोजन खराब होने से बच जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि घर वगैरह में भी क्या होता है कि भोजन बना और उसको कुछ समय तक छोड़ दिया जाए तो भोजन जो होता है ना उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण हो जाने से ही भोजन खराब हो जाता है। लेकिन निष्क्रिय गैस में अगर उसको बंद कर दिया जाए तो वो उसका ऑक्सीकरण रुक जाता है, जिसके कारण भोजन खराब नहीं होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ये क्यों ऐसा किया जाता है दोस्तों, तो कहता है वे खाद्य वस्तुओं के ऑक्सीडेशन को रोकता है, ठीक है, यानी निष्क्रिय गैस खाद्य वस्तुओं के ऑक्सीकरण को रोकता है। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें पेड़ पौधे की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे के जड़ के द्वारा पेड़ के अंदर जो है वो जल जाता है, यानी पानी जाता है, और वो पानी जो है वो पेड़ में भी यूज होता है, और कुछ अधिक वाटर होते हैं, यानी कि कुछ एक्सेस वाटर हो जाता है, वो क्या होता है पेड़ पौधे की पत्तियों, है ना, पेड़ पौधे की पत्तियों से वाष्प बन करके निकल जाते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियों में कहाँ से निकलते हैं, अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो पेड़ पौधे की पत्तियों में दोस्तों छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसे हम लोग स्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं। तो पेड़ पौधे की पत्तियों पर जो रंध्र होता है वहीं से ये जल जो है वो वाष्प में बन करके बाहर निकलता है। तो कहता है कि पेड़ पौधे की पत्तियों से जो
पानी जो है वाष्प बन करके जो बाहर निकल जाता है, पर्यावरण में चला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पेड़ पौधे की पत्तियों के द्वारा जो जल वाष्प में बदलता है, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन। देखिए, कहता है चिपको आंदोलन कहता है कि चिपको आंदोलन क्या कहता है? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, चिपको आंदोलन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। चलिए इसका पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसमें, है ना। चिपको आंदोलन क्या कहता है? चिपको आंदोलन कहता है दोस्तों, ये देखिए, ये पेड़ पौधे से संबंधित जो है ये आंदोलन हुआ था पेड़ पौधे को बचाने के लिए। तो यहाँ पर कहता है कि लकड़हारे से बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाओ। बिल्कुल ये सही बात है। चिपको आंदोलन कहता है कि लकड़हारे से, यानी पेड़ पौधा काटने वाले लोगों के से अगर पेड़ पौधा को बचाना है तो पेड़ पौधा को गले लगाओ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो करेक्ट होगा। दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है, ये तो आपको ये समझ में आ गया चिपको आंदोलन क्या कहता है? लकड़हारे से बचाने के लिए पेड़ पौधा को गले लगाना है। अब हम लोग देखते हैं चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुआ था। कितना? 1973 में। और ये शुरुआत कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, है ना। लेकिन अभी ये वर्तमान में उत्तराखंड में चला गया है। ठीक है, वर्तमान में चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तराखंड में है। लेकिन जब ये शुरुआत हुआ था तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये चमोली डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था वो कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, इसका नेतृत्व चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। आप याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, आप इसे नोट कर लीजिए। ये आगे हो सकता है क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें भारी परमाणु के नाभिक पर कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करने पर वह दो अपेक्षाकृत हल्के नाभिक में विभाजित हो जाता है और बड़े पैमाने पर ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें कहा जाता है कि एक बड़े नाभिक पर अगर न्यूट्रॉन से अगर बमबार्डिंग कराएं, यानी बमबारी कराएं, तो बड़ा नाभिक जो है वो छोटे नाभिक में टूट जाएगा। क्या होगा? छोटे नाभिक में टूट जाएगा। यानी कि बड़ा परमाणु का नाभिक है वो अगर उस पर न्यूट्रॉन से अगर हम लोग बमबार्डिंग कराएं तो वो क्या होगा? छोटे नाभिक वाले परमाणु में टूट जाएगा। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। यानी कि एक बड़े नाभिक का छोटे छोटे नाभिक में टूट जाना, यानी कि छोटे छोटे नाभिक का नए परमाणु के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, यानी कि नाभिक टूट गया। ठीक है, नाभिक क्या हो गया? ये खंडित हो गया। तो इस प्रोसेस का नाम है नाभिकीय विखंडन। एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में अगर टूटेगा दोस्तों, तो इस प्रोसेस में बहुत एक्सेस मात्रा में जो होता है वो ऊर्जा निकलता है। और इसी प्रोसेस पर जो है, नाभिकीय विखंडन के प्रोसेस पर ही परमाणु बम वगैरह जो होता है, एटम बम, ये सब काम करता है नाभिकीय विखंडन के आधार पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगा। आप तो जानते ही हैं कि परमाणु बम जो होता है वो कितना खतरनाक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में अगर टूटेगा तो उसे हम लोग नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। तो ये आपको बम वगैरह जो बनता है उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक है नाभिकीय संलयन, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, नाभिकीय संलयन क्या होता है? देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। नाभिकीय संलयन क्या होता है दोस्तों? कहता है कि जब छोटे छोटे नाभिक, ठीक है, जब छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब छोटे छोटे नाभिक वाला परमाणु मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रोसेस को नाभिकीय संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है ना, नाभिकीय संलयन का प्रोसेस, इसमें भी ऊर्जा निकलता है, लेकिन इसमें नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है। इसलिए ये नाभिकीय विखंडन से भी ज़्यादा ऊर्जा देने में सक्षम है। और ये प्रोसेस जो है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारा जो सन है, हमारा जो स्टार है, ठीक है, स्टार मतलब तारे, ये सभी में नाभिकीय संलयन का प्रोसेस हो रहा है। और आप जानते ही हैं, देखिए हमारा जो सन है वो
इतना ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा रिलीज करता है। तो ये किस प्रोसेस से, ये नाभिकीय संलयन से। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और बहुत बार बना है, तो ये आप ध्यान में इसको रखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, पनबिजली को खाली स्थान शक्ति भी कहते हैं। पनबिजली को और किस नाम से भी जाना जाता है, किस शक्ति के नाम से जाना जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों पनबिजली को हाइडल शक्ति के नाम से भी जानते हैं। पनबिजली को किस नाम से जानते हैं, हाइडल शक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ऊर्जा के अच्छे स्रोत के साथ यह नहीं होना चाहिए। यानी अगर ऊर्जा का कोई अच्छा स्रोत है तो उसमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, परिवहन के लिए आसान, ये तो होना चाहिए। ऊर्जा का अच्छा अगर स्रोत है तो उपयोग के लिए आसान, ये भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्न उष्मीयमान, ठीक है, निम्न उष्मीयमान कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी ऊर्जा का जो स्रोत है, जैसे कुछ भी है मटेरियल जिससे ऊर्जा निकलता है, तो कहने का मतलब है कि उसका उष्मीयमान, कहने का मतलब है कि उसको अगर हम कम जलाएं, ज़्यादा ऊर्जा मिले, ठीक है, तो कहेंगे कि उसका उष्मीयमान ज़्यादा है। ठीक है, उसका उष्मीयमान ज़्यादा है। जैसे आपको मैं समझाने के लिए से बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 1 kg, ठीक है, 1 kg अगर हम कोई मतलब ईंधन लिए, ठीक है, 1 kg ईंधन लिए, मान लेते हैं ये ईंधन जो है वो ए है। ठीक है, ए ईंधन जो है वो 1 kg लिए, और एक बी ईंधन है, ये भी 1 kg लिए। कितना, 1 kg। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये 1 kg अगर ईंधन हम लोग जलाते हैं, 1 kg ईंधन अगर हम लोग इसको जला दिए तो सपोज यहाँ पर हम सिर्फ ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 kg जलाएं तो पूरा जलने के बाद ये 1000, कितना, 1000 जूल, ठीक है, 1000 जूल जो है वो एनर्जी रिलीज हुआ। यहाँ पर अगर मान लेते हैं बी को जलाएं तो 1500, यानी कि 1500 जूल जो है वो एनर्जी रिलीज हुआ। तो आप ये बताइए दोस्तों, इसका किसका उष्मीयमान ज़्यादा है, किसका उष्मीयमान ज़्यादा है, जो उतना ही क्वांटिटी में जो ज़्यादा एनर्जी दे तो उसका उष्मीयमान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप अगर आपको ये सेलेक्ट करना है ए और बी में कौन अच्छा ईंधन होगा, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, आप एकदम 100% मैं समझ सकता हूँ कि आप बी को ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ईंधन में होता है कि ऊर्जा प्राप्त करें, और ऊर्जा उतना ही क्वांटिटी से जो ज़्यादा एनर्जी देगा उसी को आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि उष्मीयमान की क्या होना चाहिए, अच्छे ईंधन में अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये बोलता है कि उष्मीयमान कम होना चाहिए। तो कहता है कि कौन जो है अच्छे मतलब ऊर्जा के स्रोत जो है उसमें ये गुण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर निम्न उष्मीयमान ये हमारा नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का ओजोन परत पर निम्नलिखित में से किससे हमारी रक्षा करता है। देखिए, पर्यावरण का ओजोन परत जो है निम्नलिखित में से किससे हमारी रक्षा करता है। हमारा ओजोन परत जो होता है वो किससे हमें बचाता है। तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि ओजोन परत जो होता है वो हमें पराबैंगनी किरणें यानी सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है उससे हमारी रक्षा करता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सौर ऊर्जा हमारे धरती पर पड़ता है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रे होता है उसको हमारा ओजोन लेयर वहीं सोख लेता है और वो हम धरती पर आने से रोक देता है, जिसके कारण हमें जो है अल्ट्रावायलेट रेज से जितने भी तरह के प्रॉब्लम हो सकते थे उससे हम लोग बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि ओजोन मंडल में कौन सी गैस की प्रधानता होती है, तो आपको बताना है ओजोन मंडल में ओजोन गैस की प्रधानता होती है और ओजोन गैस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। क्या होता है? O3। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संदर्भ में असंगत को अलग करें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संदर्भ में ये 4 में से 3 एक जैसा होगा और एक अलग होगा, इसे पहचानना है। तो दोस्तों प्रकाश यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल और ग्लूकोज। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल ये अभिकारक हैं। ये क्या है? अभिकारक हैं, यानी ये रिएक्टेंट के रूप में यूज़ करते हैं, यानी ये सब मिलते हैं प्रकाश संश्लेषण
का क्रिया करने के लिए, और प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ये सब तीनों जो है वो अभिकारक हैं और ये क्या है, ग्लूकोज उत्पाद है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यही जो है वो हमारा ये चारों में से ये जो ग्लूकोज है वो भिन्न है, बाकी तीन जो है वो एक जैसे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मूत्र में स्थित खनिज पत्थर के रूप में विकसित होते हैं, वह आकार में बड़े होकर मूत्र के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस स्थिति को हम लोग किडनी स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन बोलते हैं, और इसे हम लोग हिंदी में मतलब इसे पथरी भी बोल सकते हैं। तो ये आपका डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, पथरी। चलिए तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रिवाइज करें जिससे एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, आप पूरा सीरीज को देखिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है सारा वीडियो को देखिए, और जिससे आपको सभी क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।